अवेयरनेस कैंप आज यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, अरेंज किया है, जिसमें शहर हैदराबाद के, तेलंगाना के, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के काबिल डॉक्टर्स आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे कि जानवर की परवरिश, जानवर की निगहदाश्त और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से क्या क्या सहूलतें मिलती हैं हमारे गोट फार्म के बिजनेस में जानवरों की परवरिश के बारे में। तो मैं दिल की अमीर गहराइयों के साथ बड़े ही उद्घाटन के पावन उपलक्ष्य में हृदय पूर्वक आदरणीय माननीय श्री डॉक्टर विजय कुमार रेड्डी जी DVAHO का हार्दिक स्वागत करता हूं। सर प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी ऑडियंस की जानिब से, ज़हरा गोट फार्म की जानिब से और दक्कन चैनल की जानिब से मैं आपका दोस्त अशरफ ज़ीशान, हैदराबाद गोट्स चैनल जुबैर की जानिब से और मोहम्मद भाई की जानिब से मोहसिन भाई और आपको यहाँ बुलाने वाले दिन रात अंत तक ख्वाहिश, आरजू, अरमान के साथ आज के प्रोग्राम को अरेंज करने वाले हमारे भाई मिस्टर ताहिर हुसैन साहब, आदरणीय माननीय डॉक्टर अजय वीर रेड्डी साहब, पहाड़ी शरीफ वेटरनरी डॉक्टर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और माननीय श्री डॉक्टर आनंद रेड्डी साहब, हयात नगर के वेटरनरी डॉक्टर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इज्जतमाब मोहतरम डॉक्टर शाहीन शेख साहब, आपका भी बहुत बहुत दिल से इस्तकबाल है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी मसरूफियात के बावजूद हमारी खातिर आपने अपना कीमती वक्त दिया। और माननीय श्री डॉक्टर किरण कुमार साहब, सरूनगर के वेटरनरी डॉक्टर, दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सेल्फ मोहम्मद अशरफ ज़ीशान, आप मेरा वॉइस ओवर टीवी पर सुना करते हैं, मलिका फर्नीचर, होटल वाल्टा, मोगलपुरा, हैदराबाद। लेकिन इस जुमले के बाद मुझे आपके लबों पे मुस्कुराहट करना है। बचपन से मैं अपने अम्मी से सुना करता था, मुंह नहीं सो जानवर है बेटा। तो आज जिंदगी में पहली बार अपने कैरियर में एनिमल्स का प्रोग्राम कर रहा हूँ, और खासकर मेरे हुसैन भाई की, ताहिर और मोहसिन भाई की मोहब्बत में मैं खुद भी आपकी तरह इस बिजनेस में आना चाहता हूँ और इसको समझना चाहता हूँ, और ये क्या चीज है देखने की ख्वाहिश से मैं यहाँ आया हूँ, ताकि एक एंकर की हैसियत से। ओके, वी ऑल आर इक्वल। हम एक बहुत ही फ्रेंडली गेट टुगेदर गैदरिंग कर रहे हैं। आप अपने बकरों के बारे में, अपने जानवरों के बारे में खुल के सवाल कर सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं। कुछ डाउट्स हैं, अगर आप बात नहीं कर सकते तो आप चिट पे लिख के दे दीजिए, मैं बात करूंगा या नहीं, तो फिर हम आपको माइक देंगे। डॉक्टर से आप सवाल कर सकते हैं, डॉक्टर आपके सवाल का मुख्तसर सा जवाब देंगे, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ एक बार जोरदार बिग एप्लॉज आज की सुबह के लिए, जोरदार तालियों में। थैंक यू ज़हरा गोट फार्म, हैदराबाद चैनल, मोहसिन भाई, ताहिर हुसैन, जुबैर, मोहम्मद भाई और मैं अशरफ ज़ीशान, आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके आने से रौनकें आई हैं। तो आज की शुरुआत डॉक्टर विजय कुमार रेड्डी साहब DVAHO आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन आपकी तालियों के बाद। थैंक यू अशरफ जी, थैंक यू। I welcome all the participants who are interested in rearing of goat and sheep this area. I'm very खुशी है मेरे को, क्यों बोले तो इतना ताहिर अली को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, ताहिर हुसैन, क्यों बोले तो इन्होंने ऐसा लगाना बोल के आपसे इंटरेस्ट है, हमको इतना इंटरेस्ट है हम लोगों को पूरे ट्रीटमेंट के बारे में, हाउ टू rear a goat and what precautions has to be taken while transporting, and also after rearing what type of feed we have to feed and how we have to get a weight gain. Most important is to get a weight gain and also economics workout. अब पूरे कोई भी फार्म अगर लगाए तो अपन इकोनॉमिक्स देख लेते पहले, फीड कास्ट वर्सेस मीट, हम वही उसके कैलकुलेशन पे ही कर सकते हैं अपन। उसके बारे में वो डाउट्स के बारे में आप करना बोल के हमारा वो पहाड़ी शरीफ डॉक्टर साहब को पूछे थे, दैट डॉक्टर अजय वी रेड्डी, he has approached me to conduct this camp to aware all the farmers about these diseases, what type of diseases are there and what type of vaccinations are there, and what way to go for this to get a profitable meat. And also
a good meat has to be provided to the others. Why diseased animals are not to be culled. The other animals in a good healthy condition animals are to be fed to our fellow मटन ईटर्स, जो मटन देने वाले को अच्छे मीट दे देंगे। वैसे उसके बारे में तो हमारा डॉक्टर्स है, पूरे मशहूर डॉक्टर्स है, वो लोग पूरे आपकी है जो डाउट्स पूरे क्लियर कर देते। वैसे ही आपका और एक इंटरेस्ट भी है, मैं ताहिर हुसैन साहब से भी पूछा था मैं, आपका ने जो ब्रीड्स है सो कौन सा ब्रीड्स है तो भी यू गिव द नेम्स टू दी अजय वी रेड्डी। वी आर गोइंग टू कंडक्ट ए लाइव स्टॉक शो. It is state level livestock mela we are going to conduct in Rangareddy district, that is Himayat Nagar at Moinabad Mandal. We are going to conduct on February 26 most tentatively, और MP साहब और minister साहब भी डेट देने का है उसमें। और after finalization of that he will approach you about your breeds and we will expose the farmers also. Most of them are they don't know. Actually I talked to the people. Most of them are also we have read this in books only. Physically, most of the doctors not known about the breeds. Why? Because the Hyderabad is a passion. Definitely, Hyderabad is a passion one where we are having lot of different types of goat breeds are there in Hyderabad. In our college also, I have seen only 2 or 3 breeds only when I was studying in Rajendra Nagar. That's why I want to show all of your breeds to my doctors in that mela. But please kindly cooperate with us also to keep, and everything will bear. Your transport and the feeding for them on that day, and also will take back to your home only. But you have to come and you have to explain about your breed also. You can exhibit your exhibits at that stage. It is also an important one. आपको भी exposure आने का chances है। वैसे भी आपका मदद मैं चाह रहा हूँ। आपका जो हाइट डाउट्स है पूरे ट्रीटमेंट के बारे में, तो डिसीजेस के बारे में पूरे हमारा डॉक्टर्स है, तो डॉक्टर्स पूरे बता देते। जो है सभी पूरे पूछ सकते। अगर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो भी साइंस शेख को लेकर आए थे मैं। साइंस शेख ही नोस उर्दू, हम तो कुछ बात कर नहीं सकते ना, पूरे डिसीज के बारे में अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके वास्ते ही इज आल्सो एक्सपर्ट डॉक्टर, ही इज वर्किंग इन कंदकूर मंडल एंड ही विल आल्सो क्लियर योर डाउट्स। एंड वंस अगेन बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव एनी स्पीच, इट्स ओनली एन एजुकेटिव सेशन बिटवीन अस। दैट्स व्हाई with this I close my speech, and once again I congratulate Tahir Hussain who has come forward to conduct this program in a huge way, and it's an appreciable effort made by Tahir Hussain, and in future also I expect the cooperation from the Tahir to continue this one, and till I am in Rangareddy district I will support whatever the support we need from the department, we will do it. Thank you very much. Thank you. जब लेते हैं तो उस खुली प्रॉपर्टी को यूज करने का ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, और इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपकी दिलचस्पी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ही रखती है। और आगे आगे जानेंगे आपको क्या क्या सहूलतें मिलेंगी, किस प्रकार के आपके एक्सपेंसेस होंगे, और उससे ज्यादा फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना आपके जानवरों के लिए क्या कुछ करती है। तो आइए सुनते हैं जनाब शाहीन शेख साहब, डॉक्टर शाहीन शेख साहब का बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, मोहसिन भाई, ज़हरा गोट फार्म की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर डॉक्टर विजय कुमार रेड्डी साहब, और मेरे कलीग्स डॉक्टर आनंद रेड्डी साहब, डॉक्टर अजय वीर रेड्डी साहब, डॉक्टर किरण कुमार साहब, और तमाम हजरात और स्पॉन्सर्स, आप सबका शुक्रिया मुझे बुलाने का। अच्छी तो सबसे पहले जैसे हमारे डीवीएचओ साहब अभी बता रहे थे कि एक लाइव स्टॉक मेला लगने वाला है, उसके वास्ते कई दूर दूर से लोग, बड़े बड़े ऑफिसर्स और कई लोग बड़े बड़े आकर के, हेलो, तो वो लोग क्या देखना चाह रहे हैं कि हम लोग हमारे एरिया में किस तरह के ब्रीड्स, यानी कि किस नस्ल के बकरियां हैं, कैसे कैसी नस्ल के हैं। जैसे कि अपने पास जमुनापारी जो बंगाली बोलते, बंगाली बकरियां हैं, और बीतल बल के हैं, और जो है सो सिरोही है, ऐसे कई तमाम तरह अलग अलग तरह के बकरियों की जो ज़ात है। कोई बेंटम भी है, कई यहाँ पे देखा था अपने बिंतरी वालों के फार्म में मैं, तो छोटे बिंद, ये क्या बोलते हैं, बेंटम, इस तरह के कई तरह के ब्रीड्स कैसा लोग पाल रहे। तो ये ब्रीड्स वो ले जाएंगे और वहाँ से आने जाने का खर्चा भी मिलेगा आपको, वहाँ पे शो में रखना चाह रहे। तो सर वही बोल रहे थे कि
जो है सो वैसे ब्रीड्स अगर किसी के पास है तो आप बता दीजिए, हम लोग उसके बारे में क्या है अरेंजमेंट देख लेंगे। तो अब मैं नॉर्मल बकरी पालन के बारे में, यानी कि बकरी पालना किस तरह से रहता और क्या क्या इसके रिस्क है, उसके बारे में शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाहूँगा। पहले के ज़माने में एक्सटेंसिव सिस्टम होता था, तो लोग जो से 50-40 बकरियां घर में पालते थे और इसको बाहर चराने के लिए जंगलों में या कहीं भी ले जाते थे, चरा के करके लेके आ जाते थे। आजकल क्या हो गया, लैंड का प्रॉब्लम हो गया बहुत बड़ा, ज़मीन कम पड़ गई, तो अभी इंटेंसिव सिस्टम आ जा रहा, सेमी इंटेंसिव बोलो अभी, या कुछ जगहों पे या इंटेंसिव सिस्टम, यानी कि लोग की सोच ऐसी हो गई कि एक ही बाउंड्री के अंदर रख के बकरी को पालना चाह रहे हो लोग। तो उस हालात में हमको सारे फैसिलिटीज मुहैया कराना है। अब आप सोचिए, मुर्गी जो पालते हैं पोल्ट्री फार्म में, आप कैसा कितना नीटनेस वगैरह मेंटेन करके रखना पड़ता है उनको, तो लाखों की तादाद में अंडे पैदा होते हैं, अंडे अपने को मौजूद मिलते, मतलब मौजूद कर सकते हो लोग, या अपने को जैसे कि ब्रॉयलर चाहिए, मटन चिकन चाहिए, तो वो भी प्रोवाइड कर सकते। तो क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटीज में, ज़्यादा तादाद में वो लोग पालते हैं। तो उसके लिए कई चीज़ें होती, एक चीज़ नहीं होती, इसकी बहुत मेहनत होती, उसके पीछे साफ सफाई का रहता और बहुत सारी चीज़ें रहती। ये सब चीज़ों को हमको समझना चाहिए, जब भी बकरियों को भी हम उस लेवल में पाल सकते। तो ये होगा इंटेंसिव सिस्टम। ये इंटेंसिव सिस्टम आजकल आ रहा है और हमको भी उस तरह से, मतलब उस सिस्टम को शिफ्ट कर रहे, तो ही हम सक्सेस होंगे पालने में बकरी। अब बकरी पालने के कई तरीके, यानी कि जो ब्रीड सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम कौन सी बकरी पालना चाह रहे हैं उसकी ब्रीड सेलेक्ट करना पड़ता। तो सबसे पहले ज़्यादातर लोग क्या है, शौकिया, एक नॉर्मल अपने कुछ एरिया में कई लोग शौकिया पालते, मतलब गोश्त के वास्ते नहीं पालते वो लोग, जस्ट एक शौक। तो शौक के तौर पे लोग जमुनापारी है और या कोई बर्बरी भी है या कोई दूसरे तरह के ब्रीड्स पालते हैं लोग। ज़्यादातर बंगाली बकरियां मशहूर है, कई लोग पालते हैं। और हाँ जी बिल्कुल, हैदराबाद में कई लोग पालते हैं। मैं भी देख के परेशान हो गया, काफ़ी हैवी 70-80 किलो के भी बकरियां देख के मैं परेशान हो गया। अरे इतने बकरियां हैं, इतने बड़े बकरियां है क्या यहाँ पे भी बोल करके। तो बंगाली बकरियां जो है यहाँ पे बहुत अच्छी ब्रीड के भी है और बहुत वजनदार, यानी कि मैं देख के मेरी भी बहुत खुश हुआ, मैं भी उसको देख करके कि ऐसी ब्रीड यहाँ पे मेंटेन करते, शौक, इतना शौक है। और उसके ऊपर खाने की लागत वगैरह जो खर्चा है वो भी बहुत लोग उससे करते और उनको आमदनी ज़्यादा नहीं होती उससे। उसके बच्चे वगैरह बेचे करे तो एक दूसरे से चेंज करते या बेच लेते, तो वही उनका मुनाफा रहता। तो हम शौकिया अगर ले तो बंगाली बकरी की तरफ ही जाएंगे। अगर शौकिया पालना चाह रहे, 1-2 बकरी पालना चाह रहे शौकिया, घर के वास्ते, घर में रहना जानवर, जैसे कि बोलते हैं अपने हुजूर की सुन्नत भी है कि बकरी पालो बोल के। तो इस तरह से अगर आप सोच रहे हैं तो ये बकरी आप ब्रीड सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर मटन पर्पज के लिए देख रहे हैं तो काले रंग के बकरियां आते हैं, बंगाल बोल के, ब्लैक बंगाल है, या लोकल बकरी भी एंडी में भी, मगर 2 बच्चे या 3 बच्चे देने वाले ऐसे बकरियां पालना, या ज़्यादा उनकी तादाद बढ़े, ट्विनिंग वाले या 3 बच्चे देने वाले बकरियां, इस तरह की बकरियां सेलेक्ट करना। और अगर आपको जंगल आसपास मौजूद है कहीं, जैसे कि आपका गांव में बहुत दूर है, जंगल के आसपास भी है, तो वहाँ पे जो कंचे बकरियां जो बोलते बड़े बड़े बकरियां आते, लंबे टांगों के आते, जो चरके आते पूरा, तो वैसे बकरी पाल सकते हैं आप लोग। तो ब्रीड आपको सेलेक्ट करना पड़ता है आपको पर्पज़ के हिसाब से। तो मेन पर्पज़ दूध के बकरियां भी है, लेकिन अपने पास इंडिया में नहीं है वो। तो एक सानेन ब्रीड है, वर्ल्ड में बहुत फेमस है वो करीब 1.5 लीटर तक भी दूध देती, 1.5-2 लीटर भी दूध देती वो दिन भर में। तो ऐसे बकरियां भी है, अच्छी ब्रीड के है वो। तो वो खैर अपने पास उतना सक्सेस नहीं हो, उसको मशीनों से भी दूध निकालते हैं लोग। तो इस तरह से, और वो दूध की चीज़ बनती, स्पेशल चीज़ भी बनती, बहुत फेमस है वो अपने पास वो ब्रीड सेट होना और आगे रिसर्च की काफ़ी ज़रूरत है उसके लिए, वो तो खैर अलग बात हो गई। तो इस तरह से मेन अपने पास अब पालना है तो मटन के लिए तादाद बढ़ाना है, या बकरीद के लिए भी कई लोग लेते हैं, तो उसके लिए खैर आप जो भी लोकल मिलता लाके खरीद के पाल के बेच लेते। तो ये तो ब्रीड की बात होगी सिलेक्शन की। उसके बाद में उनको हाउसिंग, उनके लिए रखाव कैसा रखना है, रख रखाव कैसा रखना है। तो रख रखाव के लिए क्या है, एक शेड चाहिए और ओपन प्लेस चाहिए। तो करीब एक बकरी के लिए करीब 10 से 12 स्क्वायर फीट की जगह है तो बस होती नॉर्मली क्लोज में। और ओपन एरिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बकरी क्या है, एक तरह का रूमिनेंट है, यानी कि वो जो भी घास या जो भी ग़िज़ा खाता है उसको बैठ के फिर बाद में जुगाल करके उसको फिर बाद में आराम से बारीक करता है उसको डाइजेस्ट करने से पहले। तो उसके लिए उसको जगह, फिरने की जगह भी होना ज़रूरी है, ओपन स्पेस भी बहुत ज़रूरी है बकरियों के लिए खासतौर पर। मुर्गियों की तरह ऐसा एक पिंजरे में बंद करके नहीं पालते उसको। तो एक क्लोज शेड होना और उसके साथ में ओपन प्लेस रहना चाहिए। तो ऐसी जगह हाउसिंग में वो चीज़ को गौर करना चाहिए। और पानी की सहूलत होनी चाहिए उसमें हाउसिंग में, और करंट वगैरह रात में अगर ज़रूरत पड़ी अपने आने जाने के लिए, उसके लिए मेडिसिन को, ट्रीटमेंट को। अक्सर के देखने में आया है कई जगह पे फ्लोरिंग कराते, पत्थर बिछाते, तो वहाँ पे बकरियाँ गंदे हो जाते, पूरी वही पेशाब में, गोबर में बैठ करके बहुत गंदे हो जाते बकरियाँ, मैले भी होते और बीमारी भी बहुत जल्दी आती है लोगों में। तो उसको जगह बदलना, नहीं तो डेली साफ सफाई करो। ये चीज़ से बचने के लिए कुछ लोग आजकल प्लेटफॉर्म बना के पाल रहे हैं आजकल लोग,
वो भी सक्सेस हो रहा था। राजेंद्र नगर की तरफ उस एरिया में प्लेटफॉर्म बना के बड़े बड़े लकड़ियों के पट्टियों पे उसके ऊपर रखते हैं बकरियों को। नीचे जो है सो पूरा जो भी उसका गंदगी है, जो पेशाब है या जो भी मेंगनियां पूरे नीचे गिर जाते, झाड़ू मार लो नीचे साफ हो जाता। तो ये चीज सबसे बेस्ट है। हालांकि खर्चा आता और अपने को अजीब भी दिखता है, ये क्या एक्स्ट्रा खर्चा, मगर सबसे बेस्ट सिस्टम यही है। बकरी अगर पालने में आप सक्सेस होना चाह रहे हो, क्योंकि बीमारियों से बचेंगे आप। एक पहली चीज, बकरियां आपकी ज्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे, तो और एक से दूसरी बीमारी आने के चांसेस भी कम होते हैं। और एक दूसरा है कि उनको अलग भी करो। 2-2, 3-3 के बकरियों का अगर आप सेट बना के रख रहे हैं, तो छोटे छोटे रूम्स क्यूबिकल्स के टाइप में अगर बना रहे हैं आप लोग, तो वो भी और बेस्ट होगा। एक क्योंकि बकरियों में और एक प्रॉब्लम रहता है कि लड़ते वो लोग, एक दूसरे को मारते। यहाँ अपने सबुल इस्लाम में है, व्हाइट कलर के राजस्थानी बकरियां हैं उनके पास 40, मैं वहाँ देखता हूँ। तो वहाँ पे परसों 10 बच्चे मर गए उनके पास मार मार के। तो उनको एडवाइस करना पड़ा, भाई बन के रखो, बल्कि प्रेग्नेंट ही एक दूसरे को मार ले रहो। उनका बच्चा पैदा होने वाला, ये बकरी मेरे बच्चे को मारी, बल्कि वो बकरी पहले ही मार के दूसरे बकरियों को, बच्चे पेट पे मार पड़ रहा, अबॉर्शन हो गए। करीब 10 अबॉर्शन हो गए करीब एक 15 दिन के अंदर। तो उनको एक अलग अलग बांधना पड़ रहा, ये एक नुकसान। तो हाउसिंग में ये बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि क्यूबिकल्स होना चाहिए, या फिर प्रेग्नेंट के लिए अलग बनाओ शेड। प्रेग्नेंट बकरियां जो भी है उनको अलग रखो, वहां बांध के रखो उनको, ताकि एक दूसरे से लड़े ना, इस तरह से। और मेल को अलग से बना के रखना। तो हाउसिंग के कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये हो गई बात हाउसिंग की। अब उसके बाद में खिलवाई, सबसे ज्यादा महंगा बकरी पालने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अपने को इसमें चाहता। अच्छी खिलवाई मिलना, क्वालिटी की मिलना, और कम में मिलना, सस्ते में मिलना। ज्यादातर क्या खिलवाई में जो सो 50% खर्चा खिलवाई का ही रहता है। उसमें हरी घास, हरा पत्ता बहुत जरूरी है। बकरियों को तो खैर पत्ता चल जाता, पत्ता खा लेते, और घास भी आजकल कटिंग करके खिला रहे, खाते वो भी, मकई है, जवारी है, इस तरह की। और जैसे कि गर्मियाँ रहे, गर्मियों में अक्सर के हरे पत्ते का यानी ग्रीन ग्रास का प्रॉब्लम होता, तो सूखी घास हर कोई मिल जाती, डाल देते, दाना डाल देते, पेट भर जाता बोल के समझते। जब तक बरसात आती, बकरी की हालत कांटा हो जाती बकरी, क्योंकि उसको ग्रीन ग्रास जो इसको वो जो उसको जो रस है ना घास का, बहुत जरूरी है, वो नहीं मिल पाता उसको, वो देना। इसलिए हरी घास बहुत जरूरी। तो हरी घास कटिंग करके डालो, आप खा लेंगे, या मिक्स करके डालो, या फीड दाना मिक्स करके डालो उसके अंदर। कैसा करते हैं उसको, वो सिस्टम से अपने हिसाब से सेट कर लेना। तो सबसे पहली चीज क्या है, हरी घास होना उसको, और सूखी घास भी बहुत जरूरी है। और एक फीड छोटे बच्चों को और प्रेग्नेंट को बहुत जरूरी है। तो एक करीब 200 ग्राम 300 ग्राम तक फीड एक बकरी को करीब डाले, तो उसका मेंटेनेंस पूरा सब कुछ चल जाता है, ठीक बस हो जाता उसको। क्योंकि प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, दूध देने का कोई मसला नहीं है यहाँ पे। सिर्फ उसको क्या है, मेंटेन करना, कुव्वत के लिए, ताकत के लिए चाहिए, और बच्चों को ग्रोथ के लिए चाहिए। और बकरियों में तो बहुत काफ़ी ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छा ही रहता। जो बच्चे रहते छोटे, उनको बड़े करने के लिए फीड बहुत ज़रूरी है। सिर्फ घास पे आप मेंटेन करेंगे तो वो दुबले रहेंगे। तो ये रही बात खाने की। तो ये फीड के अलग अलग सिस्टम से, अलग अलग फार्मूले से, और ये किस पे डिपेंड करता है कि आपके पास क्या अवेलेबल है। अब जैसे कि आप देखेंगे महाराष्ट्र में तो जाइए तो चने का भूसा ये वो डालते वो लोग, तो उनको वो फ्री में पड़ जाता है, सस्ता मिल जाता, तो वो उन लोगों के लिए फायदा। लेकिन अगर वही चीज़ हम डालना चाहेंगे तो हमको महंगा पड़ता, वहाँ से वहाँ तक का ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता। तो ये सब चीज़ों का ख्याल करते हुए हम आसपास में क्या होता, उसके कुछ चीज़ों में पॉइजन भी रहता अलग अलग तरीके का, उसको भी देखना पड़ता। वो सब स्टडी करके एक फार्मूला बना करके हम लोग अपनी बकरियों को खिला सकते। फीड या घास, सूखी घास या वो हरी घास। हरी घास कंपलसरी रखिए, अच्छा रहेगा आपका जानवर, अच्छा हेल्दी रहेगा। नहीं तो वही प्रॉब्लम रहेगा कि डिहाइड्रेशन, दुबले होते हैं, सब सूखते जाएंगे जानवर। तो इस तरह की चीज़ है। ये रही उनके खाने पीने के बारे में। अब उसके बाद में होता है उनका वैक्सीनेशन, या बीमारियों के बारे में पहले बोल देता हूँ। अब बीमारियों का ये क्या है इसका मसला भाई, तो बीमारियां आते रहते, कोई ना कोई बीमारी आते रहता। और ये खास तौर पे सीजन का प्रेशर पड़ता, जब जैसे कि कंटिन्यूसली 10 दिन 5 दिन तक पानी पड़ रहा, बकरियां भीग जा रही, छींकना शुरू, लेट आ रही, सर्दियों में खास तौर पे। तो सर्दियों के मौसम में कुछ बीमारियां आते, बरसात के मौसम में कुछ बीमारियां आते। एक धुपकाले थे जिसमें बहुत कम बीमारियां आती, धुपकाले में बहुत कम बीमारियां आती, उनको खाने की प्रॉब्लम होती, बीमारी कहाँ से आई। तो ये चीज़ें हैं। तो बीमारियां अलग अलग सीजन में चेंज होते रहती, तो उसके हिसाब से क्या क्या बीमारियां होती बकरियों की। तो कुछ वायरल बीमारियां रहते, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हमको पढ़ना पड़ता उसके बारे में मेडिसिन में उसमें। तो ये जो है सो बीमारियां वायरल रहती, कोई बैक्टीरियल रहती, कुछ फंगस से भी होती है, और कुछ प्रोटोजोआ, अलग अलग तरीके के जिरासी में अलग अलग तरीके से बनाते। वो आपका डॉक्टर को आप बताएंगे तो पहचान लेगा वो, या उसके जो सिम्टम्स, जो उसके हालात है वो बताएंगे आप, तो पहचान लेंगे उसके ये बीमारी है। या उसको टेस्ट करना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट है या उसका पेशाब वगैरह जो भी है, टेस्ट करके भी पहचान लेंगे। तो ये चीज़ है कि बीमारियां आती रहती, उसके लिए क्या करना है। तो अगर बैक्टीरियल बीमारियां हैं तो थोड़े बहुत, ज़्यादातर बीमारियों का इलाज है, बैक्टीरियल का एंटीबायोटिक वगैरह से इलाज कर सकते हैं। लेकिन जो वायरल बीमारी है, जो कुछ वायरस से होती है, जैसे कि कोरोना वायरस भी है, इसका इलाज नहीं है दुनिया में, कहीं भी वायरल का इलाज नहीं है। वायरल का इलाज
कोई भी दवा काम करने वाली नहीं है। अगर है भी तो उसकी कॉपी बनाते, डुप्लीकेट वायरस बना के बॉडी में छोड़ते हैं, तो ये वायरस बाइंड नहीं करेगा और रोक देगा। यानी कि असली वायरस नहीं, डुप्लीकेट वायरस देख करके वही एक काम है और कुछ नहीं कर सकता। एंटीबायोटिक तो काम नहीं करी। लेकिन जब वायरस कोई भी जानवर या बकरी या इंसान या किसी भी जानवर के अंदर घुसता है तो उसकी बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देता है। कम करने से क्या होता है, दूसरे बैक्टीरिया को मौका मिलता है, वो लोग मल्टीप्लाई करते, इसलिए एंटीबायोटिक वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो वायरस की बीमारी का इलाज एक ही है कि हमको वैक्सीन देना पड़ता है। ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन यानी कि उसी वायरस को कमजोर करके उसके जिस्म में छोड़ देते। तो अपने जिस्म में कमजोर चीज को देख के, जैसे कि एक आदमी का आपके एक हाथ पांव कटे आदमी आपके सामने छोड़ो तो आप उसको आराम से खत्म कर सकते, वही एक ताकतवर आदमी से आप नहीं लड़ पाते। तो ये वायरस अगर आपको वीक करके आपके सामने छोड़ दिए, बॉडी में डाल दिए, तो हमारे जिस्म में, एनिमल के जिस्म में भी सेम सिस्टम रहता, वो भी उसी तरीके से रिएक्ट करता, रिएक्ट करके ताकत पैदा कर लेता, एंटीबॉडीज बनाता। बी सेल्स वगैरह रहते ब्लड के अंदर, वो लोग आइडेंटिफाई कर लेते कि अरे ये वायरस है और इसको मल्टीप्लाई कर लेते बी सेल्स, और मल्टीप्लाई करके बहुत सारे एंटीबॉडीज छोड़ना शुरू कर देते। ये सारे खून में फैल जाते और जहां भी वायरस मिला उसको चिपक जाते। चिपकने के बाद दूसरे सेल्स पहचान लेते हैं इनको, अरे ये कॉम्प्लेक्स है जो हमारे लिए ठीक नहीं है, न्यूट्रोफिल्स वगैरह, वो लोग आगे उसको खा लेते, यानी कि गला देते, एसिड डालते उनके ऊपर, गला देते और पीप बन जाती है, किसी भी तरीके से वो खून से बाहर आता है। तो ये सिस्टम चलता है। तो खैर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा इसके बारे में। तो वैक्सीन चाहिए हमको। किन किन बीमारियां, ऐसी बकरियों को कौन कौन सी बीमारियां होती है जिसके लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। बैक्टीरियल के लिए तो आप इलाज करा लो, 2-4 दिन में अच्छी भी हो जाती है, कई बकरियां बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अच्छी हो जाती है। लेकिन वायरल के वास्ते बहुत वैक्सीनेशन का एक शेड्यूल होता है, टाइम टेबल होता है, क्योंकि ये सीजनल बीमारियां रहती है ज्यादातर वायरस की। वायरस को भी मौका मिलता बॉडी में पनपने का सीजन के हिसाब से, तो उसके हिसाब से हमको वैक्सीन भी करना पड़ता। सबसे पहले जब बारिशां वगैरह शुरू होती या बारिश शुरू होने से पहले एक बीमारी आती ईटी बोल के, एंट्रोट, ये तो खैर बैक्टीरिया हो गया, मैं वायरल बोलूंगा पहले आपको। एक बीमारी आती एफएमडी बोलकर, फुट एंड माउथ डिसीज बोल के आती। खैर बकरियों में कम आती, गायों भैंसों में ज्यादा आती। खुरी की बीमारी बोल के भी बोलते हैं उसको, पारा मारा। लेकिन कई बकरियों में मैंने देखा है आई है बीमारी, पारा मारता उनको, मुंह में जबान पे छाले आते, पाँव के बीच में जो है सो पूरा जख्म हो जाते हैं, चलने नहीं आता। तो ये बरसात के बाद ठंड काले में शुरू होती, तो वैक्सीन पहले देना है, तैयार पहले करना है उसकी बॉडी को वायरस से लड़ने के लिए। तो वो कम से कम 1 महीना पहले या 2 महीना पहले देना बेटर रहता है। तो बरसात के महीने में हम लोग एफएमडी के लिए वैक्सीन दे सकते। उसके बाद आइए आप, एक ब्लू टंग बोल के आती है, जो ठंड काले के एफएमडी के खासतौर पर बाद में ही शुरू होती है, यानी कि नवंबर के महीने में शुरू होती है। ये बीमारी ब्लू टंग बोल के आती है, नीली नाल का बोल के उसे तेलुगु में बोलते हैं, जबान काली हो जाती है, बहुत तेज बुखार आया। तो इसके लिए भी जो है ये मच्छरों से फैलती, क्योंकि बरसात में अक्सर के पानी जमा होता है इधर उधर, मच्छर की तादाद बढ़ जाती। किसी की बॉडी में ऑलरेडी वायरस रहता लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि वायरस को भी जिंदा रहना है। अगर वायरस बॉडी को ही खत्म कर दिया तो वायरस भी उसके साथ खत्म हो जाता। तो वायरस क्या करता, दोस्ती कर लेता बॉडी से, रहेगा उसकी बॉडी में रहता। तो वो एक से अगर खून पिया मच्छर किसी और बकरी को भी काट ले वो तो उसको भी आया थी, फिर वो फैलना शुरू होती। एक 15 दिन 10 दिन के अंदर पूरे फार्म में फैल जाती बीमारी, ब्लू टंग बोल के आती। ये सारे बीमारियां बकरियों में कम रहती, फिर भी आपको बताना चाह रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। मेंढों में कम, मेंढों में बहुत ज्यादा आती, बहुत बुरी तरीके से आती, क्योंकि मेंढों का जो इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा नाजुक है, लेकिन बकरियों का घट रहता, इसलिए बकरियों में जरा कम आती। और इसकी वजह और एक बहुत बड़ी ये है कि बकरियां पत्ता खाती, तो पत्तों की जड़ी बूटी का असर भी रहता उसमें, तो जिसकी तरफ से उनकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा डेवलप रहता। और बकरियां, मेंढे क्या खाते, घास खाते, हरी घास खाते, बकरियां जैसे पत्ता खाती। तो हर तरह का पत्ता खाने की वजह से उनकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो अच्छी रहती, इसलिए बोलते बकरियां पालो आप, ज्यादा नुकसान नहीं होता, कम मरते, बीमारियां कम आती हैं। लेकिन मेंढों में बहुत बीमारियां आती, बहुत तरह तरह की बीमारियां आती, और ये बहुत सताती भी, नुकसान बहुत करती है। तो ये मैं बता रहा था आपको, ये ब्लू टंग बोल के आती है। फिर उसके बाद में जैसे एक पीपीआर बोल के आती, ये भी बहुत सताती। पीपीआर में क्या होता है, खून के पैखाने कर लेते हैं लोग, तो ये खून के पैखाने वगैरह करने से उसके लिए वैक्सीन मिलती है हर तरह की, उसको दला लेना पड़ता। और एक पॉक्स बोल के भी आती, गोट पॉक्स बोल के, यानी कि चेचक की तरह आती, ये भी छाले आते बॉडी में। और कल परसों आप सुने होंगे गायों में भी आए थे, LSD बोल करके, लंपी स्किन डिसीज बोल के, उसी टाइप में आती है भी कुछ, तो एक दूसरे से फैलती। तो ये बीमारियां आती बकरियों में, वायरल डिसीज है। उसके बाद बैक्टीरियल भी बहुत तरह तरह के हैं, तो ईटी वगैरह जैसे कई बीमारियां रहती है। आपके डॉक्टर पहचान लेगा, आपको डिटेल में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मगर आप एक बात याद रखिए, वायरल डिसीज के लिए एक शेड्यूल रहता, उसके हिसाब से आपको वैक्सीनेशन कराना, ज्यादा नहीं, 4 टाइप के रहते, 4-5 टाइप के। आप वैक्सीनेशन अगर करा लेंगे आपकी बकरियों को तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप वैक्सीनेशन रेगुलरली करा लीजिए। ये होगा बीमारी के तहत वैक्सीनेशन की बात। एक होती है डिवॉर्मिंग, यानी कि पेट में उसमें जिरासिम कीड़े पलते हैं लोग, कई तरह के कीड़े, एक लंबे लंबे व्हाइट भी आते, क्रीम आती, मेंगनियों में व्हाइट क्रीम आती,
अगर आप लोगों की बकरियां आए तो आप देखें कभी सुबह उठ के मेंगनियां जो करते हैं उसमें व्हाइट व्हाइट क्रीम आती, तो वो एक लंबे लंबे टेप वार्म बोलते हैं, व्हाइट टेप वार्म बोल के आते हैं। तो उसकी डिवॉर्मिंग करना पड़ता है, यानी कि पेट में कीड़े नहीं रहना, हथेलियों में कीड़े नहीं रहना। ये कीड़े कलेजी में रह सकते हैं, फेफड़े में रह सकते हैं, भेजे में भी रह सकते हो। आप कभी बकरी काटे तो भेजा काटे तो नाक में से चढ़ के आते जिंदा, मेंढों में रहते, ज्यादातर बकरियों में तो बहुत कम आते हो, मगर मेंढों में बड़े बड़े मोटे मोटे कीड़े आते दिमाग में, चक्कर मारते, इधर उधर टक्कर मार रहे थे, खुजा लेते, दिमाग में घुस जाते कीड़े, वहां भी रहते हैं कीड़े, पेट में रहते हैं, आंतड़ियों में, हर जगह। तो ये सब के वास्ते अपने को डिवॉर्मिंग एक दवा मिलती है। बकरियों को डिवॉर्मिंग का भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, मेंढों में बहुत होता। तो मेंढों में हम लोग 4 बार कंपलसरी करना, बकरियों में 2 बार चल जाता, कम से कम मिनिमम 4 बार करो, बहुत अच्छी बात है। 2 बार तो कंपलसरी करना है आपको, हर 6 महीने को 1 बार करना, एक बरसात से पहले और एक ठंड का के बाद, यानी गर्मियों से पहले, धूप से पहले। ये 2 बार कर लिया तो बस हो जाता अपना। तो वैक्सीनेशन और ये डिवॉर्मिंग, ये बहुत अहम चीजें हैं। जानवरों के पालने वाले ये इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, और महीने के हिसाब से शेड्यूल बना के, कैलेंडर बना के, कब कौन कौन सा करना है, अपने लोकल डॉक्टर से सलाह लेके कौन कौन से वैक्सीनेशन टीके कौन कौन से कब लेना वो ले लेना, और कब डिवॉर्मिंग करना वो लेके। ये नॉर्मली गवर्नमेंट से फ्री दे रहे हम लोग, डिवॉर्मिंग तो हर वक्त करते, साल में अपने तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से हमको फ्री मिलती है, हम लोग सप्लाई करते हैं, हर जगह पे डिवॉर्मिंग करके जाते हैं हम लोग, तो आपको डिवॉर्मिंग भी मिल जाता है। वैक्सीनेशन भी आता है, लेकिन जहाँ पे बीमारी है उसी एरिया में करते हैं ज़्यादातर। अगर प्रॉब्लम है कि कुछ एरिया में ऑलरेडी बीमारी फैल रही है तो हम लोग उसको वहीं रोकथाम के वास्ते हम लोग वैक्सीन करते हैं। तो ये डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन आप इसका ख्याल रखिएगा। तो ये चंद चीज़ें हैं, और कुछ आप लोगों को कुछ डाउट्स वगैरह है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। लाइट गई हुई, तो आप लोग किसी, जितना डॉक्टर आप लोग को बताए, किसी को कुछ सवाल करना है तो डॉक्टर साहब से आप उठ के ठहर के उनसे सवाल कर सकते। बड़ी खुशी हुई, आपका जो लेक्चर था बड़ा नॉलेजेबल था, माशाल्लाह। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि डीवॉर्मिंग का कॉस्ट क्या आता है? एक तो डीवॉर्मिंग का, क्योंकि मेन तो कॉस्टिंग ही है। जी हाँ, जी हाँ। डीवॉर्मिंग का कॉस्ट क्या आता है एक बकरे के पीछे, 2 टाइम का, यानी आप 2 टाइम बोले ना। और वैक्सीनेशन का कॉस्ट क्या आता है, ताकि वो पता चले। ठीक, ओके। तो नॉर्मली मिनिमम जो बेसिक ड्रग है अल्बेंडाजोल, हम लोग जो यूज करते हैं, मार्केट में 150 रुपए तक आता है लीटर, और ये करीब करीब आप टेनेबल के हिसाब से पिलाए तो 100 को तो आते ही चाहता। तो ये हिसाब से आप डिवॉर्मिंग का खर्चा आता। अब ये ड्रग बदलना पड़ता, 2 टाइम भी, साल में अगर आप 2 बार भी पिला रहे तो सेम ड्रग रिपीट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कुछ कीड़े बच गए होंगे वो ड्रग की वजह से, तो आप दूसरे कॉस्टली ड्रग्स है। इसमें एक आता क्लोसेंटेल करके, जो खासतौर पर अच्छे हेवी ब्रीड्स के लिए यूज करते हैं, बहुत कॉस्टली रहता, वो रहता करीब 3000 रुपये लीटर है वो, 1 लीटर। खैर उसका डोज भी कम होता, 2 to 3 ml ऐसा रहता है। तो इस तरह से अलग अलग ड्रग्स के ऊपर अलग अलग रेट्स रहते, उसके हिसाब से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है उसको। जो ड्रग अपन यूज कर रहे हैं उसका महंगे से महंगा भी है, सस्ते से सस्ता भी है, और लोकल कंपनी में गए तो आपको 100 रुपये वाले लीटर वाले भी मिल जाते हैं। आप खैर ये आपका प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट से हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। आप कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो आपको फ्री पड़ जाएगी, आपको कोई खर्चा नहीं आएगा इंशाल्लाह। आप डॉक्टर से कॉन्टैक्ट में रहेंगे, कब आ रहा प्रोग्राम, डेट बता देंगे हम लोग, वो टाइम पे आके आपके पास कर देके चलेंगे। रही बात वैक्सीनेशन की, वैक्सीनेशन तो खैर लिमिटेड आता है। मैं जैसे बताया, कुछ एरिया में बीमारी चल रही तो उसी एरिया को रोकथाम के लिए फैलना नहीं बल्कि हम लोग रोकते हैं। अगर आपको रेगुलरली कराना है तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम वैक्सीनेशन का ये है। डिवॉर्मिंग तो आपको बच गया, रख लो, आप फिर बाद में यूज कर लो, लेकिन वैक्सीनेशन का इस तरह से नहीं रहता। वैक्सीनेशन मिनिमम आपको 100 डोजेस मिलते, कुछ वैक्सीन के 50 डोजेस भी मिलते हैं, मगर ज्यादातर 100 डोजेस के मिलते। पोल्ट्री में गए तो आपको हजारों में मिलते, मिनिमम 500 का डोज मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में रहता। अब आपके 10 बकरी है, ज्यादातर ये प्रॉब्लम, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे आप, आपका 10 बकरी है, अब मैं 100 के वास्ते लाके क्या करूं बोलते आप, वो वैक्सीन वेस्ट होती है आपके पास। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। कई लोग वैक्सीनेशन कराती ही नहीं, कई बोलो तो पैसे वेस्ट हो जा रहे हैं ना, वही बोलते क्यों मिलता ही इस तरह से, पैकिंग उस तरह से बनाई जाती है, 1 या 2 या 5 की नहीं बनती, कम से कम आपको 50 या 100 का है, 50 के भी थोड़े बनाते कंपनी।